11th क्लास के बच्चे फटाफट एक दो बात का आंसर दो कि लेसन कौन सा चल रहा है। चलिए लेसन नंबर तीसरा। लेसन का नाम क्या है? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। आज कौन सा एपिसोड? एपिसोड नंबर 15। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग। देखो पिछले कुछ एपिसोड से हम क्या सीखते आ रहे हैं कि यार आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा अनुप्रयोग, जिसमें हम आयनन ऊर्जा के आधार पर बताएंगे कि कोई तत्व जो बंध बनाएगा उस बंध की प्रकृति कैसी होगी। बंध की प्रकृति से मतलब है कि बंध आयनिक बंध बनेगा या सहसंयोजक बंध बनेगा। चलिए बड़ी मजेदार सी बात है, शुरू कर रहा हूं। आप देखें बड़ा आपको मजा आने वाला है। देखिए भाई, एक तत्व था मेरे पास, तत्व कोई परमाणु था, ठीक है, एक तत्व था। अब इस तत्व की दो स्थितियां हैं। क्या है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाए, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाए? बंध बनाए। और दूसरी उसके पास स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाए, एक के साथ दूसरे की शेयरिंग कर ले। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो बंध बनाता है उस बंध को हम कौन सा बंध कहते हैं बच्चों? आयनिक बंध कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनता है उस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो आपको एक बात तो पता लगी कि यार कोई तत्व जो है ना वो दो प्रकार के बंध बनाता है, एक तो आयनिक और एक सहसंयोजक। आयनिक कब बनाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागे। सहसंयोजक कब बनाता है? जब वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करे। देखो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो बंध बना रहा है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बना रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और आसानी से क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसकी आयनन ऊर्जा कैसी है बच्चों? आयनन ऊर्जा उसकी है कम। और ये इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पा रहा। क्यों नहीं त्याग रहा? क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा जो है वो क्या है? ज्यादा है। क्या है बच्चों? आयनन ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि यार किसी की आयनन ऊर्जा कम होगी ना तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कौन सा बंध बनाएगा? आयनिक बंध बनाएगा। लेकिन अगर किसी की आयनन ऊर्जा ज्यादा है ना तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाएगा। त्याग नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा। और साझा करेगा तो बंध कौन सा बनेगा? सहसंयोजक बंध बनेगा। अब चलो बाकी बातें छोड़ो, लास्ट रिजल्ट क्या है? लास्ट रिजल्ट है आयनन ऊर्जा कम तो आयनिक बंध, आयनन ऊर्जा ज्यादा तो सहसंयोजक बंध। आप कहो कि गुरुजी हमें तो ज्यादा कहानी समझ में नहीं आती, सीधी बात बता दो। सीधी बात, नो बकवास। आयनन ऊर्जा कम तो आयनिक बंध, आयनन ऊर्जा ज्यादा तो सहसंयोजक बंध। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसका एक उदाहरण करते हैं। इसका हम करते हैं एक उदाहरण। मैंने कुछ तत्व लिखे हैं। मैंने एक तत्व लिखा Na, क्या लिखा? मैं लिखा Na, एक लिखा मैंने Mg, ठीक है, एक लिखा Mg, एक लिखा मैंने Al, एक मैंने लिखा Si, एक मैंने लिखा फास्फोरस। क्या इसको देख करके आप बता सकते हो क्या कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं? ये तो बताओ ना, क्या हो रहा है? आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। क्या हो रहा है? आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। अगर मैं इसके साथ किसी तत्व का बंध बनाऊं, मान लो मैं इसके साथ क्लोरीन जोड़ूं, तो इसके साथ बंध बढ़ेगा NaCl का, यहां बंध बढ़ेगा MgCl2, यहां बनेगा AlCl3, यहां बनेगा SiCl4, यहां बनेगा PCl5। तो इसके सारों के साथ मैंने क्लोरीन जोड़ करके पांचों के मैंने बंध बना दिए। किसके बीच में? Na और Cl, Mg और Cl, Al और Cl, Si और Cl, P और Cl। ठीक है, अब मैंने क्या देखना है? मैंने ये देखा कि मैं इसमें आवर्त में बाएं से दाएं जा रहा हूं, तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। बचपन मतलब 4-5 दिन हो गए ये बात पढ़ते हुए। 4-5 दिन पहले आप छोटे ही थे ना, 5 दिन तो छोटे थे, ठीक है। तो अब 5 दिन पहले आपने बात सुनी थी कि यार इधर बाएं से दाएं जा रहे हैं
तो आयनन ऊर्जा जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावित करने वाले कारकों में हमने पढ़ा था, और अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी 1 मिनट पहले पढ़ा है कि यार आयनन ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी ना तो बंध कैसा होता जाएगा, सहसंयोजक होता जाएगा, या आयनिक बंध की प्रवृत्ति उसमें घटती जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें आयनन ऊर्जा इसकी सबसे कम है। आयनन ऊर्जा कम है तो इसमें कैसा लक्षण होगा, कैसा बंध बढ़ेगा, आयनिक बंध बढ़ेगा। अब इसमें आयनिक बंध थोड़ा कम बढ़ेगा क्योंकि आयनन ऊर्जा बढ़ गई, इसकी आयनन ऊर्जा और बढ़ गई, आयनिक बंध थोड़ा और कम हो गया। इसकी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसमें बंध की प्रकृति फिर कैसी है, सहसंयोजक है। तो मैं यहां पर कहूं कि इसकी जो है आयनिक बंध की आयनिक प्रकृति जो है इसकी क्या हो रही है, घट रही है। बंध की आयनिक प्रवृत्ति जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। अगर मैं एक और बात कहूं कि बंध की फिर क्या हो रही है, बंध की सहसंयोजक प्रवृत्ति क्या हो रही है बच्चों, सहसंयोजक प्रवृत्ति जो है बंध की कैसी हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि हमने अभी अभी सीखा आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो सहसंयोजक बंध की प्रकृति बढ़ेगी। तो इधर जा रहे हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ रही है, आयनन ऊर्जा बढ़ रही है तो सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन आयनिक बंध की प्रवृत्ति घट रही है। तो इसीलिए इधर वाले जो होंगे वो कैसी प्रवृत्ति के होंगे, इधर वाले जो होंगे वो कैसी होंगे, आयनिक प्रवृत्ति के होंगे। कैसी प्रवृत्ति के होंगे, आयनिक प्रवृत्ति के यौगिक होंगे। इनमें बंध आयनिक प्रवृत्ति का होगा और इनमें बंध कैसा होगा, इनमें बंध होगा सह संयोजक प्रवृत्ति का होगा। कैसा बंध होगा, इसमें सह संयोजक बंध होगा। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई क्या? अगर आपको कोई कह दे NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5 को क्या करो, आयनिक प्रवृत्ति के बंध की आयनिक प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखो, तो आयनिक प्रवृत्ति तो भैया इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम है, ठीक है। लेकिन सहसंयोजक प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम कहो तो इसमें सहसंयोजक प्रवृत्ति सबसे कम है और इसकी सहसंयोजक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये बात बनी आपकी, और इसके आप फटाक से ले लें एक आप स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप बंध की प्रकृति को समझे। चलिए अब अपने एक और गुण पढ़ते हैं, 5वां। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका। ओके, अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट 5वां पॉइंट सीखेंगे। क्या, देखिए 5वां पॉइंट यहां पर मैंने लिख क्या रखा है, लिख रखा है कि ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जो है हम अभी कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे अलग एपिसोड में, अगले 16 एपिसोड में ऑक्सीकरण अवस्था अलग टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम कौन सा करने वाले हैं, हाइड्रोक्साइडों की का मतलब अम्लीय और क्षारीय व्यवहार की व्याख्या। ये वाला पॉइंट कर लेते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो मैं इसको 5 नंबर ही लगा लेता हूं। क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा हाइड्रोक्साइडों की। इस वाला पॉइंट जो है ये हाइड्रोक्साइडों वाला, इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखें, हाइड्रोक्साइड के अम्लीय व क्षारीय व्यवहार की व्याख्या, क्षारीय व्यवहार की व्याख्या, ये टॉपिक हम अब कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आयनन ऊर्जा के आधार पर हम कैसे समझेंगे, लेकिन पहले जो है आप ये देखो कि आपके पास पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो बच्चों इधर देख लो, अगर किसी भी तत्व के साथ में या धातु के साथ में OH जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो, OH, तो हम उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। किसी भी धातु के साथ में, मैं अगर मान लो हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये क्या होता है कि किसी भी धातु के साथ में अगर M के साथ में OH जुड़ा हुआ है तो उसको अपने हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसे क्या हुआ, Na के साथ OH जुड़ जाता तो हम इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम उसको पोटेशियम के साथ में OH जुड़ जाता है तो हम इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मैग्नीशियम के साथ OH जुड़ जाता है तो हम इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप बात समझ गए कि यार किसी धातु के साथ में OH जुड़ा होना तो हम उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं।
अब हमने पढ़ना है कि इस हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होगी, अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, इस बात को सीखना है। चलिए इस बात को सीखने के लिए ना मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे करके लिख रहा हूं कि भाई एक M का इलेक्ट्रॉन है, फिर O और फिर H, ठीक है, इस प्रकार से है OH, यहां पर O का H का इलेक्ट्रॉन, O का इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। ये आपस में इन्होंने बंद बना रखे हैं। और MOH, इसको मैं अगर इन शॉर्ट लिखूं, सीधा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, MOH, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया। ये M का इलेक्ट्रॉन, ये O का इलेक्ट्रॉन, ये O का इलेक्ट्रॉन, ये H का इलेक्ट्रॉन, इन्होंने आपस में बंद बना रखा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अगर ये ऐसा हो जाए, इधर देखो, अगर इस MaOH को मैं जल में घोलूं, क्या करूं बच्चों, मैं इसको जल में घोलूं और ऐसे ये टूटे, इधर देखो, अगर मैं इसका जलीय विलयन बनाऊं, कैसा विलयन बनाऊं, जलीय, इसको मैं जलीय विलयन बनाऊं, तो ये दो प्रकार से टूट सकता है। एक तो ये ऐसे टूट जाए कि M+ और OH माइनस, इसका मतलब क्या है कि ये जो M वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये OH ले जाए और ये M वाला इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो OH माइनस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन M वाला लेंगे, और M से इलेक्ट्रॉन चला गया तो M क्या हो जाएगा, M+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M+ हो जाएगा, क्योंकि M से तो इलेक्ट्रॉन चला गया है, M से इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसलिए M+, और इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, OH के पास में, तो ये हो गया OH-। और दूसरी बात ऐसे हो सकती थी कि M अपना इलेक्ट्रॉन ना देता, M अपना इलेक्ट्रॉन ना देता, तो O भी इलेक्ट्रॉन, O से भी इलेक्ट्रॉन रखता, और ये वाला O वाला इलेक्ट्रॉन ये भी रख लेता, और ये हाइड्रोजन वाला भी इलेक्ट्रॉन रख लेता। तो ऐसे हो जाता कि अब यहां से जो ये बंद टूटा है ना, ये इलेक्ट्रॉन MO को मिल गया, तो अब MO तो हो गए माइनस, और H से इलेक्ट्रॉन MO के पास चला गया तो H बन गया H+, ठीक है। अब इस पूरी ऐसे में इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इसका मतलब हो गया कि अगर MOH जलीय विलयन में M+ और OH- दे, तो इसका मतलब है इसका गुण कैसा है, ये कैसा होगा बच्चों, इसका मतलब है ये कैसा होगा, क्षार, कैसा होगा, क्षारीय गुण होगा। और अगर ये जलीय विलयन के अंदर H+ आयन दे, तो इसका मतलब इसका व्यवहार कैसा होगा, अम्लीय व्यवहार होगा। तो आप ये बात सीख गए कि MOH जो है जलीय विलयन में अगर क्या दे, OH- दे, तो क्षारीय होगा, और अगर ये जलीय विलयन में H+ आयन दे तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब आओ आप नीचे आओ, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ कि इसने OH- त्यागा, और ऐसा क्यों हुआ कि इसने H+ त्यागा। यहां ये स्थिति थी कि जो M था ना, M जो था, M की आयनन ऊर्जा जो थी बच्चों, वो क्या थी, कम थी। आयनन ऊर्जा क्या थी, कम। अरे इसकी आयनन ऊर्जा कम थी तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता था, तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता था, तो OH इसका इलेक्ट्रॉन ले गया, और इलेक्ट्रॉन ले गया तो क्या बन गया, OH-, और M क्या बन गया, M+। तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है। आसानी से क्यों निकल रहा है, क्योंकि M की आयनन ऊर्जा कम है, और यहां से M अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन इसने दिया नहीं, इसने ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाया, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और MO- बन गया, H+ बन गया। तो इस बार इस M जो है अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। बताओ क्यों नहीं दे रहा, अरे क्योंकि M की आयनन ऊर्जा क्या है, अरे आयनन ऊर्जा है ज्यादा, इसकी आयनन ऊर्जा क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो बस अपनी कहानी बन गई। क्या कहानी बनी कि अगर जिस M के साथ में OH जुड़ा हुआ है, ये धातु हाइड्रोक्साइड जो बना है, इस हाइड्रोक्साइड में जो धातु है, अगर उस धातु की आयनन ऊर्जा कम होगी ना, तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और अगर उस धातु की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। चलिए आपको एक और उदाहरण देता हूं, मैं एक और उदाहरण देता हूं। इसका उदाहरण है बच्चों, ये लो, ये उदाहरण लिया मैंने, देखो एक तत्व लिया मैंने Na, क्या लिया, Na। ये क्या है, क्षार धातु है, और क्षार धातु के साथ में मैंने OH जोड़ दिया, ये बन गया मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग जानते हैं कि Na तो क्षार धातु है, और क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, अब तो अपने को पता लग ही जाना चाहिए, जो पहला वर्ग है उसको हम क्षार धातुएं कहते हैं, और क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है। अगर इसकी आयनन ऊर्जा कम है, आयनन ऊर्जा कम है, तो M अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब ये OH- में टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, Na अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na+, और OH- में टूटेगा, और कैसा व्यवहार,
क्षार की तरह व्यवहार करेगा। अब मैं इधर उदाहरण लिखता हूं, इधर उदाहरण मैंने लिखा ClOH, हाइपोक्लोरस अम्ल नाम है इसका वैसे ClOH। अब ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्या, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन, मतलब एक आवर्त में लास्ट में कौन आ रहा है, क्लोरीन। तो इसका मतलब क्लोरीन की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अरे आयनन ऊर्जा ज्यादा है तो ये क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, नहीं देगा तो ये कैसे टूटेगा, ये फिर ऐसे टूटेगा, ClO माइनस और H प्लस ऐसे टूटेगा। ठीक है, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, नहीं दिया तो इसने ऑक्सीजन को भी अपने पास रख लिया और निकला क्या, H प्लस। अरे जब किसी से H प्लस निकलता है तो वो कैसा होता है, अम्ल होता है। इसीलिए इसका नाम भी हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। इसका नाम क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक बात सीख ली कि हाइड्रोक्साइड कौन, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ हो। अब जो अगर ये हाइड्रोक्साइड हो गया, अब इस हाइड्रोक्साइड को जल में घोलो, जल में घोलो तो क्या हो, अगर वो M प्लस और OH माइनस में टूटे तो वो क्षारीय होगा, और अगर वो MO माइनस और H प्लस में टूटे तो अम्लीय होगा। अरे ये ऐसे कब टूटेगा, जब इस तत्व की M की आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम, तब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और OH माइनस बन जाएगा। लेकिन अगर M की आयनन ऊर्जा ज्यादा है तो ये कहेगा भैया मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये पूरे O को अपने साथ रख लेगा, MO माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा, तो अम्लीय ऊर्जा हो जाएगी। तो आपने रिजल्टेंट वैल्यू क्या सीखी, आपने रिजल्टेंट एक अगर कहानी बनाना चाहो, एक कहानी बनाना चाहो तो आपने ये सीख लिया कि भाई, आपने ये सीख लिया कि आयनन ऊर्जा अगर कम है तो प्रवृत्ति है क्षारीय, और अगर आयनन ऊर्जा क्या है, ज्यादा, तो प्रवृत्ति है अम्लीय। तो इसका मतलब जैसे जैसे आयनन ऊर्जा, आपने इस बात से एक और कहीं भी, जैसे जैसे आयनन ऊर्जा घटेगी तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर मैं कह दूं जैसे जैसे आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी जो है आपने सीख ली। ठीक है बच्चों, तो इसका आप लो स्क्रीनशॉट, और फिर मैं एक क्वेश्चन इसका करवाता हूं बढ़िया सा, इसका ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट। चलिए अब आओ आप इधर को, इसको मैं कर रहा हूं साफ, और फटाफट अगर ये जिसने सीख लिया, अब मैं एक बात लिख रहा हूं, उसका आंसर देखते हैं भाई फटाफट कौन देगा, जल्दी से आंसर इसका कौन देगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर देखते हैं कौन दे रहा है। चलिए, जिस बच्चे को इसका आंसर पहले समझ में आ जाए ना, तो वो कमेंट में बता देना कि सर आपके समझाने से पहले ही मेरे को इसका आंसर समझ में आ गया था। एक तो मैंने वर्ग लिखा, वर्ग फर्स्ट, क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, अब इसके साथ ये लिथियम के साथ मैंने OH जोड़ दिया, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये क्या हो रहा है, हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, ऊपर से नीचे। ये मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और आप जानते हो कि यार वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा जी घटती है, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। और आपने अभी सीखा कि जैसे जैसे आयनन ऊर्जा घटेगी वैसे वैसे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि आयनन ऊर्जा कम होती है तो क्षार होता है। तो हम क्या कहेंगे, क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो रही है बच्चों, क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो, साफ लिखता हूं, क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि इनको क्षारीय प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखो, तो सबसे कम क्षारीय प्रवृत्ति LiOH की, फिर NaOH, फिर KOH, फिर RbOH और फिर सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम है। बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई थी क्या? कितने लोगों को आ गई थी? जिन जिन को आ गई थी वो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को तो ये बात पहले से ही समझ में आ गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं आवर्त की। किसकी बात करते हैं? आवर्त की। और आवर्त में कैसे चलते हैं? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं।
चलो फिर आप बाएं से दाएं चलते हैं और मैंने कुछ आपको बना के दिए। ये लिखा इस तरीके से NaOH, फिर लिख रहा मैंने MgOH की होल ट्वाइस और फिर मैंने लिखा AlOH की होल थ्राइस। ठीक है, अब आप क्या हो रहे हो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक है, अब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अब आप मुझे बताओ इसकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कितने लोग बता पा रहे हैं? अभी सोच लिया जिन्होंने, वो मुझे कमेंट करके बताना बच्चों। चलिए आपको मैं समझा देता हूं। इधर देखें क्या हो रहा है। आप चल रहे हैं बाएं से दाएं, कहां से कहां चल रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं सर। और बाएं से दाएं जाते हैं तो सब लोग जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, आयनन ऊर्जा बढ़ रही है। और ये भी सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे आयनन ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। आयनन ऊर्जा बढ़ने पर क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, या मैं कहूं कि क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। अगर इसका उल्टा कहूं अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। तो यहां पर मैंने लिखा क्षारीय प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति क्या हो रही है बच्चों? घट रही है। ये लो, ये क्षारीय प्रवृत्ति घट रही है। तो अगर मैं इसकी क्षारीय प्रवृत्ति की बात करूं, क्या करूं? क्षारीय प्रवृत्ति की, तो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा NaOH, क्योंकि घट रही है। घटने का मतलब सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये और सबसे कम ये। अगर मैं कहता अम्लीय प्रवृत्ति तो सबसे कम ये उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अम्लीय और क्षारीय व्यवहार क्या, पहले हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अम्लीय व्यवहार क्या होता है, क्षारीय व्यवहार क्या होता है, कब अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित होता है, कब क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित होता है। यार एक ही वीडियो में कितनी बातें आपने सीख ली, है ना। तो अगर मैं इतनी बातें आपको सिखा रहा हूं, देखो पसीना भी आ रहा है ना, मेहनत कर रहा हूं, तो इसका एक तो बात बनती है कि यार अगर बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, चलो मेरी मेहनत मत देखना, मेरा बात समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक। अच्छा, अगर बहुत समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट भी करो, बताओ कि सर समझ में आया नहीं आया, बताएं। अच्छा, और अगर आप बढ़िया आप सेटिस्फाइड हैं तो वीडियो दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, उनको भी बताओ कि भाई आओ और हमारी क्लास में साथ में पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, गुड लक, गुड बाय। अब अगले एपिसोड के अंदर, एपिसोड नंबर 16 के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था का एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना ही।